स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऐप ज्योग्राफी बाबा पर और साथ ही साथ स्वागत है आप सभी लोगों का आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं विश्व के प्रादेशिक भूगोल के बैच के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप या विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत जो हम महाद्वीपों पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें कई बार ऐसा लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है महाद्वीपों का यह सेक्शन। तो याद रखिएगा, अगर मैं चाहूँ तो एक महाद्वीप को 1.5-2 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो यूपीएससी है और ख़ास तौर से प्री और मेंस दोनों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बैच है। तो जब आप प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विश्व के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो आपको समय लगेगा, क्योंकि आपको वहाँ एक-एक चीज़ को समझना होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में ख़त्म कर दिया जाए, नहीं, पढ़ाई जो भी होगी, वो पढ़ाई, पढ़ाई के तरीके से होगी, कोई भी टाइम पास वाली चीज़ नहीं होगी। आपको फ़ायदा तभी मिलेगा, आप तभी चीज़ों को अच्छा समझ पाएँगे, जब आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाया जाएगा और फिर आप लोग जब स्वतः से कहा जाए कि जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें या मैगज़ीन पढ़ें और जब कोई चीज़ आए वहाँ पर तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, या आप जब पढ़ें उसे, कोई नई चीज़ आ रही है तो आपको उसको समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हर एक चीज़ पर चर्चा की जा रही है, हर एक चीज़ पर बात की जा रही है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ। खुश रहो पंकज, गुड मॉर्निंग राहुल। पूरी ज्योग्राफी का बैच आएगा, जल्दी ही आएगा, लेकिन अभी पहले यह दोनों सेक्शन जब हम लोग समाप्त कर लेंगे राहुल, उसके बाद पूरी फुल ज्योग्राफी का पूरा बैच आएगा। और वो जो बैच होगा आपने जहाँ भी अन्य जगह जो और चीज़ें मुझसे कभी पढ़ी होंगी ज्योग्राफी के माध्यम से, तो वो बैच में पढ़ी चीज़ें और यहाँ के जो चीज़ें होंगी उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा और वो अंतर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। वो अंतर आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि हाँ, ये चीज़ अब हम लोगों को नई मिल रही है, ये चीज़ें अब हमें अलग तरीके से कुछ और भी पता चल रहा है। तो मैं जो आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ सिंपल सा मकसद खाली ये नहीं है कि बैच लॉन्च कर दिया, पढ़ा दिया, काम हो गया, पैसा आ गया। जी नहीं, यह केवल मतलब यहाँ पर यह है ही नहीं। यहाँ सीधा सा मतलब है कि अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो वो पढ़ाई आपके काम आए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको ये लगने लगे कि अरे ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा, कर लिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। राहुल कह रहे हैं करियर विल पर पढ़ी है सर जी। हाँ, तो वहाँ जो आपने करियर विल पे पढ़ा होगा, तो आप लोग जान रहे होंगे वहाँ और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें अब चेंज होती जा रही हैं। बहुत सारे नए फैक्ट्स आपको पता चल रहे हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को अब पता चलेंगे कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें हैं। खैर चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं हम लोग और अब जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो हम लोग की चर्चा जो होगी, वह चर्चा होगी रिफ्ट वैली पर। किस पर चर्चा होगी? रिफ्ट वैली पर हम लोगों की चर्चा होगी और इस रिफ्ट वैली के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि साहब ये जो रिफ्ट वैली बहुत चर्चा में आ रही है इस समय, बार बार न्यूज़पेपर में भी या किसी अन्य तरीके से आप लोग चर्चा में देख रहे होंगे चीज़ों को। तो यह रिफ्ट वैली से संबंधित चीज़ों पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ कैसे क्या निर्माण हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग अपना एटलस खोलिए, जल्दी से एटलस खोलिए अपना और अफ्रीका महाद्वीप के पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप पर पहुंचिए। पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप पर पहुंचिए आप लोग। दोनों पर पहुंचिए। और आप पहुंचेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। पूर्वी अफ्रीका पर हम लोगों की चर्चा चल रही थी, ईस्ट अफ्रीका पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और इस ईस्ट अफ्रीका के अंतर्गत अब हम लोग जो बात करेंगे
वो बात होगी हम लोगों की ग्रेट रिफ्ट वैली पर, महान भ्रंश घाटी पर हम लोगों की चर्चा होगी। और इसको आप लोग समझेंगे कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह बहुत काम आएगा कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो ग्रेट रिफ्ट वैली आपको एक दरार के रूप में दिखाई देगी, और ये जो दरार के रूप में जो आपको दिखाई देगी, ये दिखाई देगी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, लेक मलावी या लेक न्यासा से लेकर आप जाएंगे एशिया के भाग में सी ऑफ गैलेले तक, आपको इसका विस्तार दिखाई देगा। एक भ्रंश घाटी के रूप में विस्तार दिखाएगा, एक दरार के रूप में विस्तार दिखाई देगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो है अपसरण की क्रिया हो रही है, डाइवर्जेंस की क्रिया के कारण दवार दरार पड़ रही है। यानी कि आप लोग मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से अफ्रीका का मैप जो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक झील दिखाई देगी, लेक मलावी या लेक न्यासा। यहाँ से एक दरार आपको दिखाई देगी, यह दरार कुछ इस प्रकार से चलती हुई आप लोगों को दिखाई देगी, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, और सी ऑफ गैलेले तक, जो कि एशिया का भाग है, सी ऑफ गैलेले तक ये आप लोगों को दरार दिखाई देगी यहाँ तक। विश्व की सबसे बड़ी महान भ्रंश घाटी के रूप में यह आप लोगों को दिखाई देगी, सी ऑफ गैलेले तक। सी ऑफ गैलेले तक आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे करके मैप बना हुआ है क्या, बोलिए, दिखाई दे रहा है क्या? ये है आपकी सोमालियन प्लेट, ये है आपकी अरबियन प्लेट, और ये है आपकी अफ्रीकी प्लेट। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। क्या आप लोगों को मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, मैप तो मैं आप लोगों को बनाऊंगा ही, आपको पता ही है। तो चलिए पहले लिखिए, ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली या महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका हम लोगों ने पढ़ा है तो उस समय इसी समय पर इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। महान भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली।
लिखेंगे महान भ्रंश घाटी एक सक्रिय महाद्वीपीय दरार क्षेत्र है। एक सक्रिय महाद्वीपीय दरार क्षेत्र है जो 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 सीरिया के उत्तर में अवस्थित सी ऑफ गैलिले से लेकर सीरिया के उत्तर में अवस्थित सी ऑफ गैलिले से लेकर पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत मोजाम्बिक देश के पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत मोजाम्बिक देश के न्यासा या मलावी झील तक न्यासा या मलावी झील तक लगभग 6400 किलोमीटर के लंबाई में फैला है। लगभग 6400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है जिसका निर्माण प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत जिसका निर्माण प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत प्लेटों के अपसरण के कारण हो रहा है या प्लेटों के अपसरण के परिणाम स्वरूप हो रहा है। इट इज formed through the pulling apart of tectonic plates, divergence of plate, which result in the formation of various geological features such as lake, volcano, rivers, etc. परिणाम स्वरूप हो रहा है जिसके अंतर्गत झीलें, ज्वालामुखी व नदियों का निर्माण हो रहा है। का निर्माण हो रहा है। निर्माण हो रहा है। हो रहा है। यह संपूर्ण प्रणाली कई भागों में बटी है। संपूर्ण भागों में बटी है जिसके अंतर्गत जॉर्डन नदी, मृत सागर, यहां देखोगे तो मृत सागर है, डेड सी, ये देखोगे तो ये है अकावा की खाड़ी, ये है अकावा की खाड़ी,
तो लिखेंगे जिसके अंतर्गत जॉर्डन नदी, मृत सागर, अकावा की खाड़ी, लाल सागर, लाल सागर से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में इस घाटी का निर्माण हो रहा है। इस घाटी का निर्माण हो रहा है। पूर्ण विराम। निर्माण हो रहा है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जॉर्डन भ्रंश घाटी जॉर्डन भ्रंश घाटी, जॉर्डन देश है ना, उसके ऊपर तक दिखाई दे रहा है। जॉर्डन भ्रंश घाटी महान भ्रंश घाटी के उत्तरी भाग का निर्माण करती है। निर्माण करती है जिससे जिससे जॉर्डन नदी का निर्माण होता है। जॉर्डन नदी का निर्माण होता है जो कि जॉर्डन घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर जॉर्डन घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर इज़राइल जॉर्डन देश की सीमा पर अवस्थित मृत सागर तक फैला है। ये जॉर्डन रिफ्ट वैली कहलाती है, पूरी ग्रेट रिफ्ट का है ना। इज़राइल जॉर्डन देश की सीमा पर अवस्थित दक्षिण में इज़राइल जॉर्डन देश की सीमा पर अवस्थित मृत सागर तक फैला है। फैला है। नेक्स्ट लिखिए लाल सागर घाटी, ये सब पार्ट हैं। लाल सागर घाटी लाखों वर्षों पहले समुद्र प्रसरण के कारण के कारण अफ्रीकी व अरब प्लेट अलग हो गई जिससे अफ्रीकी और अरब प्लेट अलग हो गई जिससे लाल सागर का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ
जिसका विस्तार मृत सागर के दक्षिण में, मृत सागर के दक्षिण से लेकर अकावा की खाड़ी से लाल सागर तक है। मृत सागर के दक्षिण में दक्षिण से लेकर अकावा की खाड़ी से लेकर मृत सागर तक है जो कि भविष्य में अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कर देगा, जो कि भविष्य में अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कर देगा, जबकि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देगा। जोड़ देगा। अदन की खाड़ी इसका पूर्वी विस्तार है। पूर्वी विस्तार है और इस बिंदु से लेकर यह भ्रंश और इस बिंदु से लेकर यह भ्रंश दक्षिण पूर्व की ओर हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व की ओर हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटक के हिस्से के रूप में दिखाई देगा या दिखाई देता है। अब आप लोग देख रहे हैं तो यहां आपको ये है आपका लाल सागर, ये है लाल सागर पूरा का पूरा, लाल सागर। इधर देखोगे तो अदन की खाड़ी। अब हो क्या रहा है, कहने का मतलब यह है कि यहां तीन प्लेटें हैं। ये वाला हिस्सा है सोमालियन प्लेट, ये वाला हिस्सा है अरबियन प्लेट, ये वाला हिस्सा है अफ्रीकी प्लेट। नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगने वाले बल के कारण आज से लाखों वर्ष पूर्व अरब प्लेट और अफ्रीकी प्लेट में दरार बननी शुरू हुई और यह दरार वर्तमान समय में इजराइल या कहें सीरिया के उत्तरी भाग में सी ऑफ गैलिले से लेकर जॉर्डन इजराइल होते हुए गल्फ ऑफ अकावा यानी अकावा की खाड़ी से होते हुए लाल सागर से होते हुए और यह आ गई है मोजाम्बिक में न्यासा या मलावी झील तक। इतना ही नहीं, लाल सागर से होते हुए अब सोमालियन प्लेट भी इधर अलग हो रही है, ये भी इधर अलग हो रही है। तो ये भाग एशिया का है, ये भाग अफ्रीका का है। धीरे धीरे दरार बनने की वजह से एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा और ऊपर है हमारा भूमध्य सागर।
जैसे ही यह अलग होगा तो भूमध्य सागर जो यहां बंद है, यह भूमध्य सागर लाल सागर के साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दरार से अलग हो जाएगा। ये दरार देख रहे हो ना, ये दरार से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इतना ही नहीं, यह दरार दक्षिण पूरब की तरफ फैलते हुए यह हिंद महासागर के मध्य कटक रिज तक पहुंच चुकी है। ये कहने का मतलब है। क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से बोलिए। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? पंकज, चिंटू, रूपरानी, बोलो। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? यहीं से ही क्वेश्चन बनने शुरू होंगे आपके। ये है महान भ्रंश घाटी। और ये जो घाटी का ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये है पूर्वी भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप की। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी। पहले एक काम करिए, यह फिगर बना लीजिए। पहले इस फिगर को बनाइए। इस फिगर को बनाइए अच्छे से। और जल्दी से बनाकर बताइए। जल्दी से इसे बनाकर बताइए।
पूर्वी अफ्रीका घाटी पे चर्चा करेंगे, जिस पर हम लोगों ने पूर्व में चर्चा नहीं की है। जल्दी से इसे बना के बताइए कि बना लिया या नहीं। हो गया कि नहीं, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब डालिए पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी। पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी। ठीक है, तो पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी को जब आप देखेंगे तो इसके लिए अब देखो ये नई चीज है जिस पर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और जहां से आपके प्री के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो स्थलाकृति बनी है, जो इतनी सारी झील दिखाई दे रही होंगी, लेक मलावी, लेक न्यासा, या कहा जाए लेक टरकाना, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट, टंगानाइका, ठीक है ना, लेक टना, इतनी सारी झीलें दिखाई दे रही होंगी। यह कैसे बनी, आपको ये सब समझ में आ जाएगा अब। ठीक है, बशर्ते ढंग से ध्यान से चीजों को देखते हुए चलिएगा। मेरा काम है आप लोगों को अच्छे से चीजों को समझाना, तो आपका भी काम है कि अच्छे से चीजों को समझना। मैं पूर्वी अफ्रीका का ही हिस्सा बना रहा हूं यहाँ। हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये है आपकी सुएज की खाड़ी। ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ ये है सनाई प्रायद्वीप। ये वाला जो है ये है अकावा की खाड़ी।
ये है आपका लाल सागर। ये है आपकी अदन की खाड़ी। ये है आपका हिंद महासागर। देखते जाइए आप अपने एटलस में। आपको कुछ इस प्रकार से चीजें दिखाई दे रही होंगी, इस प्रकार से। ठीक है। अब आप देखेंगे क्या कि जैसा कि मैंने बताया कि यहां से ऐसे होते हुए एक दरार ऐसे पड़ी है, ये दरार ऐसे पड़ रही है, ऐसे पड़ रही है दरार। ऐसे करके ये दरार पड़ी हुई है। और फिर इसी दरार को आप लोग देखेंगे कि यह पूर्वी अफ्रीका तक फैली है, तो ये पूर्वी अफ्रीका तक कुछ ऐसे करके फैली है, ऐसे। ये आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से। और फिर ये दरार इस तरीके से होती हुई चली गई है, इस तरीके से होती हुई। फिर यहां आपको विक्टोरिया झील दिखाई देगी, यहां विक्टोरिया झील। और इसी दरार के रूप में एक दरार आपको ऐसे होती हुई दिखाई देगी, एक दरार इस प्रकार से दिखाई देगी आप लोगों को। और फिर यही ही दरार की शाखा ऐसे करके मिल गई है और लेक न्यासा तक चली गई है, मलावी या न्यासा झील तक चली गई है। इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगी, जिसकी वजह से कई सक्रिय ज्वालामुखी भी आप लोगों को दिखाई देंगे। ये प्लेट जो है, ये प्लेट हो गई आपकी सोमालियन प्लेट। ये है आपकी अरबियन प्लेट। ये है आपकी अफ्रीकी प्लेट। और यह सब एक दूसरे से अलग हो रही हैं, डाइवर्जेंस हो रहा है। ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां से ऐसे होते हुए और फिर ये 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 एक दरार जो दिखाई दे रही है आपको, फिर एक दरार इधर दिखाई दे रही है आपको ऐसे होते हुए, और ये आ गई है यहां तक। ये ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर कई सारे ज्वालामुखी पर्वत आप लोगों को दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इस दरार हुआ तो मैग्मा का जब निकलना हुआ तो यहीं ही आप देखोगे तो इथोपिया का पठार आप लोगों को यहाँ ये पूरा इथोपिया के पठार का भाग दिखाई देगा। तो यानी ये दरार इथोपिया के पठार को भी अलग कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। कौन? तो ये जो दरार देख रहे हैं, इसे ही कहा जाता है क्या? पूर्वी अफ्रीका घाटी। इसे ही कहा जाता है ईस्टर्न रिफ्ट वैली, इसी को ही इस नाम से जाना जाता है। आई होप यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं है? यहां तक क्लियर है या नहीं? बोलिए। इसको कहा जाता है, इस दरार को कहा जाता है पूर्वी, ये जो पूर्वी भाग में दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है पूर्वी या गॉर्ग्रियन भ्रंश घाटी।
और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है, पश्चिम में है ये तो पश्चिम, पश्चिमी या एल्बर्टाइन भ्रंश घाटी, इसको इस नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहीं ही आपको कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी आप लोगों को दिखाई देंगे, यहां पर, यहां भी दिखाई देंगे कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे। तो ये फिगर आप लोगों को समझ में आया या नहीं? अब एक और चीज, यहां ये जो आप देख रहे हो ये दरार बन के ये जो हुआ है, ये दरार जो गई है ऐसे करके होते हुए और ये फैली है, यहां आपको एक जंक्शन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये पूरा एक जंक्शन दिखाई दे रहा है या नहीं? जहां सोमालियन प्लेट भी, अरबियन प्लेट भी और अफ्रीकी प्लेट, यह तीनों प्लेटें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। ये पूरा रीजन, इसी को ही कहा जाता है अफार रीजन, अफार क्षेत्र कहा जाता है, या अफार ट्राई जंक्शन कहा जाता है। ट्राई जंक्शन, तीन प्लेटों का जंक्शन हो गया ना, अफार जंक्शन या ट्राई जंक्शन के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। बहुत पूछेगा आप लोगों से, मेंस में बहुत काम आएंगी ये सारी चीजें। क्या यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हुई? बोलो पंकज, क्या यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई? यह आपको अलग चीज मिल रही है समझने के लिए, पढ़ने के लिए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक की बातें आप सभी लोगों को क्लियर हैं? तो ये जो प्लेटें इधर उधर एक दूसरे से जा रही हैं पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, यह दरार सी ऑफ गैलीले से ऐसे करके चली, ऐसे करके चली और फिर मलावी तक आई। यहीं ही देखें तो यह रिफ्ट वैली कुछ ऐसे दिखाई देगी। आगे इसी में ही अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाऊं, देखो कैसे अलग होगा जो है यह क्षेत्र, किस तरीके से अलग हो जाएगा, इसको भी दिखाता हूं मैं। एक मैप के माध्यम से आप देखिएगा यह कैसे अलग हो जाएगा भविष्य में। एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए, भविष्य में यही ही इस तरीके से अलग हो जाएगा पूरा क्षेत्र। ये देखिए इस तरीके से अलग हो जाएगा, देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा अलग हो जाएगा इस तरीके से। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अगर आप कहें तो मैं इस फिगर को लगा भी देता हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यह रिफ्ट वैली अलग कर देगी पूरे इसको।
ऐसे करके यह अलग हो जाएगा। तो चलिए पहले यह फिगर बनाइए, इस चित्र को बनाइए। इस चित्र को बनाइए जल्दी से और बनाकर बताइएगा। पूर्वी अफ्रीका से संबंधित, अब यहीं ही जब दरार पड़ेगी तो यहीं ही झीलें दिखाई देंगी, झीलें दिखाई देंगी, तो उन झीलों को अब हम लोग देख लेंगे यहीं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखिए विक्टोरिया झील इस दरार पर बनी हुई नहीं है, वो अलग बनी हुई है बीच में। अगर आप देखेंगे विक्टोरिया झील ये है, और इस विक्टोरिया झील को अगर आप देखोगे तो यह दरार द्वारा निर्मित या भ्रंश द्वारा निर्मित नहीं है। विक्टोरिया झील इसके द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इन दोनों भ्रंशों के बीच में बनी हुई है, क्योंकि ये उल्कापातिक झील है। ठीक है, तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा, तो अब इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझ जाओगे कि हाँ क्या है। तो चलिए जल्दी से बनाइए इस फिगर को, जल्दी से इस फिगर को बनाइए।
बना लिया। बनाकर बताइए। बनाकर बताइए। ठीक है, लिखिए। लाल सागर घाटी के दक्षिण में लाल सागर घाटी के दक्षिण में दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में ट्रिपल जंक्शन या अफार जंक्शन ट्रिपल जंक्शन या अफार जंक्शन में यह दरार निरंतर जारी है। में यह दरार पूर्वी भ्रंश घाटी के रूप में जारी है जो कि इथोपिया पठार को दो भागों में विभाजित करती है। इथोपिया पठार को दो भागों में विभाजित करती है। यह पूर्वी अफ्रीकी दरार या यह पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी इथोपिया, केन्या, युगांडा, कॉमा लगाते रहिएगा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया, ये सारे देश हैं। मलावी और मोजाम्बिक देशों से होकर गुजरती है।
गुजरती है। इस दरार के निर्माण से पहले इस क्षेत्र में इस दरार के निर्माण से पहले इस क्षेत्र में ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से उद्भेदन से बेसाल्टिक लावे का विस्तार हुआ। बेसाल्टिक लावे का विस्तार हुआ जिससे इथोपिया, इथोपियन, सोमालियन व पूर्वी अफ्रीकी पठारों का उत्थान हुआ। पहले दरार से लावा निकला, वो लावा फैला तो इथोपिया का पठार ऊंचा हो गया क्योंकि लावे के ऊपर लावे की परत हुई। सोमालिया का पठार ऊंचा हुआ, पूर्वी अफ्रीका के पठार का उत्थान, यानी लावा फैलने से उसका उत्थान हुआ। फिर बाद में दरार पड़ना शुरू हुआ, है ना, का उत्थान हुआ, उत्थान हुआ। जिससे पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी पूर्वी एवं पश्चिमी पूर्वी एवं पश्चिमी भ्रंशों में विभाजित हो गई। भ्रंशों में विभाजित हो गई। भ्रंशों में विभाजित हो गई। नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, पूर्वी भ्रंश घाटी या ग्रेगरी भ्रंश घाटी का विस्तार लाल सागर से लेकर माउंट किलिमंजारो तक है। जिसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अफार जंक्शन अफार जंक्शन है, जिसकी प्राप्ति जिसकी प्राप्ति
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लाल सागर और अदन की खाड़ी तक लाल सागर और अदन की खाड़ी तक विस्तार के रूप में दिखाई देता है। अफार जंक्शन पर अरेबियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और सोमालियन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और अफार ट्रिपल जंक्शन या अफार जंक्शन की दो भुजाएं, ये देख रहे हो, दो भुजाएं, दो भुजाएं समुद्र नितल प्रसरण के कारण चौड़ी होती जा रही हैं, चौड़ी होती जा रही हैं। जो कि लाल सागर और अदन के खाड़ी के रूप में है। जैसे जैसे ये दरारें चौड़ी होती जाएंगी, जैसे जैसे ये दरारें चौड़ी होती जाएंगी, पूर्वी या ग्रेगरी भ्रंश द्वारा निर्मित संकीर्ण घाटी डूबती जाएगी, जिससे भविष्य में अरब सागर में बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर अलग होकर एक महाद्वीपीय द्वीप का निर्माण करेंगी। निर्माण करेंगे, जबकि पश्चिमी या
एल्बर्टाइन भ्रंश के द्वारा पश्चिमी या एल्बर्टाइन भ्रंश द्वारा अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि में अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि में भविष्य में विश्व की सबसे गहरी झीलों का निर्माण होगा। निर्माण होगा। और अफ्रीका के समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक जिसमें उच्च भूमि वाले जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, सवाना क्षेत्र, झीलें और आर्द्र भूमियों की श्रृंखला का एक संकीर्ण गलियारे का निर्माण होगा। एक संकीर्ण गलियारे का निर्माण होगा। पंकज, तुमने जो पूछा था कि सर फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि साहब अगर ऐसा होगा तो फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। पंकज बोलो, क्लियर हुआ या नहीं? केवल हम यहां यही नहीं जान रहे हैं कि महान भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे हो रहा है, ये तो सभी बोल रहे हैं कि साहब टूट रहा है, अलग हो रहा है, प्लेटें अलग जा रही हैं, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भविष्य में, ये भी मैंने आपको बता दिया। पंकज ने पूछा था, कमेंट किया था कि फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट होगा। बोलो पंकज, हंस के ना दिखाओ, हंस किस बात पे रहे हो? समझ आया या नहीं? तो अरब सागर में बाढ़ आ जाएगी। अफ्रीका की मुख्य भूमि पर यह जो पश्चिमी दरार है, जिसे एल्बर्टाइन दरार कह रहे हैं, भविष्य में यहां पर विश्व की और कई गहरी झीलों का निर्माण होगा, जिसकी वजह से यहां जो अफ्रीका महाद्वीप का समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जो कि एक पठारी जंगलों से घिरा है, सवाना घास भूमि का क्षेत्र है, कई पर्वतों पे बर्फ है, यह जैव विविधता भी बट जाएगी एक संकीर्ण गलियारे के रूप में। नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए, अफ्रीका महाद्वीप का टूटना। अफ्रीका महाद्वीप का टूटना डैश नंबर 1। नंबर 1, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में
एक सक्रिय महाद्वीपीय दरारी क्षेत्र है या भ्रंश क्षेत्र है। क्षेत्र है। नंबर सेकंड, दक्षिण में जहां दरार नई है, जहां दरारें नई निर्मित हो रही हैं, उनका विस्तार दर कम है। जिससे ज्वालामुखी और भूकंप संबंधी घटनाएं सीमित हैं। सीमित हैं। नंबर थर्ड, हालांकि अफार जंक्शन की ओर संपूर्ण घाटी का तल ज्वालामुखी चट्टानों से ढका हुआ है, अफार जंक्शन का क्षेत्र या अफार जंक्शन की ओर संपूर्ण भ्रंश घाटी का क्षेत्र या तल ज्वालामुखी चट्टानों से ढका हुआ है, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में स्थल मंडल टूटने के कगार पर है। टूटने के कगार पर है। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीकी प्लेट दो भागों में विभाजित हो जाएगी। जिसमें एक सोमालियन प्लेट व दूसरी नूबियन प्लेट। ये जो अफ्रीकी प्लेट बोला है ना मैंने, इसे नूबियन प्लेट भी कहते हैं। इसे नूबियन नूबियन या अफ्रीकी प्लेट है ना, जिसे नूबियन या अफ्रीकी प्लेट के नाम से जाना जाएगा। जिसमें नूबियन प्लेट 6 से 7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से सोमालियन प्लेट से अलग हो रही है। सोमालियन प्लेट से अलग हो रही है। क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, बोलिए। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं?
बताओ भाई। इससे पहले आप लोगों ने इस पे चर्चा नहीं की थी, पता होगा। नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश क्षेत्र में कई सक्रिय एवं सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। जिसमें माउंट किलिमंजारो एक सुषुप्त ज्वालामुखी, जबकि नहीं, ऐसे लिखेगा, जिसमें तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, जबकि माउंट केनिया एक मृत ज्वालामुखी है। है यहां अवस्थित पर्वतों में से अधिकांश पर्वत, यहां अवस्थित पर्वतों में से अधिकांश पर्वत भ्रंश घाटी से बाहर हैं या अलग हैं, लेकिन इनका निर्माण लेकिन इनका निर्माण पूर्वी भ्रंश घाटी से ही हुआ है। हुआ है। यह पूर्वी भ्रंश घाटी क्षेत्र वर्तमान में पृथ्वी पर अवस्थित सबसे बड़ी भूकंपीय रूप से सक्रिय भ्रंश प्रणाली है। भूकंप बहुत आते हैं। भूकंपीय रूप से सक्रिय भ्रंश प्रणाली है, जिनमें सर्वाधिक भूकंप अफार जंक्शन पर आते हैं। सर्वाधिक भूकंप अफार जंक्शन पर आते हैं। आते हैं। पूर्ण विराम। तो चलिए बताइए, आज की यह क्लास में जितनी भी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या यह आप लोगों को समझ में आया या नहीं? क्या आज आपको कुछ नई जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिली या नहीं? बोलिए जल्दी से, बोलो जल्दी से। बताएं।
सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आप लोग बताएं, और जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग भी कमेंट करके बताएं, हमारे प्रतियोगी परीक्षा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग से, यानी चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो, या कोई भी एग्जाम हो, दिक्कत ये हो गई है कि स्टूडेंट यह चाहता है कि उसको पढ़ना ना पड़े। वो जो भी एग्जाम दे रहा है उसे लगता है कि उसे 20-25 पेज का एक नोट्स मिल जाए और उसको वो रट ले, और फिर एग्जाम में जाए तो जो रटा है उसी में से क्वेश्चन आ जाए और वो टिक करे और आगे बढ़ जाए और सिलेक्शन हो जाए। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि स्टूडेंट का माइंड सेट इस प्रकार का हो चुका है, क्योंकि अपार ज्ञान का सागर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब्स वगैरह पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक पर अपार पड़ा है। ऐसा नहीं है कि सब गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनमें से कई मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन अधिकांश मटेरियल कूड़ा कबाड़ा है, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव है। जो कूड़ा कबाड़ा है वही ही अट्रैक्टिव है। जैसे आप कपड़े लेने जाते हो, जो भी फैशनेबल कपड़े लेते हो उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। ऐसा ही हो गया है इस समय ज्ञान का हाल इस भारत में। आपका काम है ऐसी चीजों से दूर रहना, आपका काम है ऐसी चीजों से बचना। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अनाप शनाप के मटेरियल से अपने आप को दूर करो। अब ये जो मैंने रिफ्ट वैली पर पहले ग्रेट रिफ्ट वैली बताई, फिर अफ्रीका की ईस्टर्न रिफ्ट वैली बताई, ये वाले फिगर को फिर बताया, देखो पहले ये बताया क्या है, फिर इसी को ही दो भागों में बांटा, फिर ये बताया। आप कहां से पढ़ोगे, कौन सी किताब से पढ़ोगे? समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। और यूपीएससी भी जान रहा है कि किताब में कितना कहां क्या है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बेवकूफ है, पेपर बनाने वाले बेवकूफ हैं। उनको पता है क्या नहीं है और क्या है और कहां से मिलेगा, और बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो उन सोर्स तक जाएंगे। तो बस वो चाहे प्री का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, वो क्वेश्चन बनाना वहीं से शुरू कर देते हैं। अब आपसे यही ही मेंस का क्वेश्चन बनाकर महान भ्रंश घाटी को लेकर क्वेश्चन बनाएगा और फिर कहेगा यह अफ्रीकी महाद्वीप को किस प्रकार अलग करती है और यह अलगाव भविष्य में किस प्रकार के परिणामों को दर्शाएगा, या यह भ्रंश घाटी से निर्मित दरार भविष्य में किन परिणामों को दर्शाएंगी। अब ऐसे करके जब क्वेश्चन बनाने लगेगा तो आपके पास मुश्किल से 8-10 लाइनों का आंसर रहता है। वो क्या कि साहब आंतरिक बल लगने के कारण यहां पर दरार बन गई है, इसलिए यह अलग हो जाएगा, और फिर अलग होगा तो एक नए महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा। अब आपको पता ही नहीं है आगे क्या लिखना है कि क्या परिणाम होगा। आप परिणाम में लिखोगे कि भविष्य में जब यह अलग होगा तो भूमध्य सागर लाल सागर से मिल जाएगा। आज जो एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है यह भविष्य में अलग हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि यह भ्रंश घाटी जो अफ्रीका के पूर्वी भाग को अलग कर रही है, यह पूर्वी भाग इस महाद्वीप से अलग होकर एक नए महाद्वीपीय द्वीप देश का निर्माण करेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। इतना ही नहीं, जब यह अलग होगा तो इसके अलग होने की वजह से अरब सागर में बाढ़ आएगी। इतना ही नहीं,
जब यह अलग होगा तो अफ्रीका महाद्वीप के इस पूर्वी भाग में जहां जैव विविधता बहुत समृद्ध है, इस जैव विविधता का भी बंटवारा होगा और यहां पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में यह जैव विविधता बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, यह पूर्वी भाग में मौजूद अफ्रीका के पठारी भाग को भी दो भागों में बांट देगा। अब आपके पास इतनी सारी बातें हो गई कि साहब इफेक्ट क्या पड़ेगा। अरब सागर में बाढ़ आएगी तो तय है भारत पर भी असर पड़ेगा। भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित कई सारे नगर डूबने की कगार पर आ जाएंगे। अब कहां से लाओगे सारी चीजें? मेरा आपको समझाने का आशय बड़ा आसान सा है। बहुत मतलब जो होता है ना कि सर जल्दी, कई सारे स्टूडेंट हो सकता है नाराज होंगे क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से चीजें जो है मेरे साथ बहुत अलग तरीके की हो रही हैं, एक अलग तरीके की चीजें चल रही, जिससे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ना होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले रहा था। मैं चाहता तो खाना पूर्ति करने के लिए आपको पढ़ाकर चला जाता, लेकिन मेरे साथ ऐसा है ही नहीं कि मैं खाना पूर्ति करूं, है ही नहीं ऐसा। मैं पढ़ाऊंगा तो शिद्दत से ही पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। अब उसमें कई स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है कि सर वो कोर्स नहीं हो, तो भैया ये 2025 के बैच के लिए है, तो नाराज ना हो। नाराज होने से पहले आपका गुस्सा जायज है कि समय पर आपको चाहिए, लेकिन वो गुस्सा, वो नाराजगी से पहले जरा ये भी तो सोचो कि वो आदमी जो पढ़ा रहा है, क्या वो हमें अच्छी चीजें दे रहा है? क्या सच में वो अच्छा दे रहा है? ये भी तो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मुझे ये बैच खत्म करूंगा तो दूसरा बैच लेकर आऊंगा मैं, तो जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी दूसरा आएगा। तो मैं चाहूं तो खाना पूर्ति कर सकता हूं, लेकिन बेटा ये मुझसे नहीं होगा। आप इस चीज को समझो, आप ये समझो कि अच्छा क्या होता है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना क्या होता है, बजाय इसके कि जहां खाना पूर्ति के लिए आपको एक ही प्रकार के वीडियो दे दिए जाएं। अब मैंने कई जगह कई कोचिंग्स में पढ़ाया है, मैंने पढ़ा रहा हूं साथ ही साथ, लेकिन जिनमें पहले मैंने पढ़ाया वो ये सोचे कि हमें तो सर ने ज्योग्राफी पढ़ा दी थी, अब तो इट्स ओके, खत्म। तो आप गलत हो। ये सारे डायमेंशन चीजें चेंज होती रहती हैं, मैटर चेंज होता रहता है। पढ़ाई का मतलब वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जैसे कोचिंग में एडमिशन लिया, पढ़ लिया, अब हमारा कोर्स पूरा हो गया, अब हम घर पर बैठ के तैयारी करें। घर पे बैठ के कोई तैयारी नहीं होती। आप उन्हीं पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, उन्हीं पढ़े हुए को बार बार रिवाइज करोगे। क्वेश्चन अगर 10 भी नए आ गए सारे सब्जेक्टों में से मिलाकर, आप तो पीछे हो जाओगे, क्योंकि वही 10 क्वेश्चन तय करेंगे कि मेंस कौन देने जाएगा, और वहां पर अवस्थित 10 क्वेश्चन तय करेंगे कि कौन इंटरव्यू देने जाएगा। तो हिंदी मीडियम के साथ यही ना दिक्कत है। हिंदी मीडियम का बच्चा ये सोचता है एक बार कोचिंग कर ली, हमारा काम खत्म हो गया, अब तो हम घर बैठ के रिवीजन करेंगे या रूम पे बैठ के करेंगे। इंग्लिश मीडियम के साथ क्या है, वो जब तक कंटिन्यूअसली पढ़ता रहता है, जब तक टच में रहता है, जब तक कि वो एग्जाम क्रैक ना कर दे। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, बड़ा दुख होता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को लेके एक तो ऑलरेडी एक अलग तरीके का नजरिया बन गया है। हिंदी माध्यम के बच्चों को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो एक नजरिया उनके प्रति बन रहा है, उसमें काम करने का जिम्मेदारी उनकी जितनी है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो शॉर्टकट में लगे हैं। आप सोचिए, इस बात को समझिए। मैं तो बोलता हूं, बात करता हूं तो कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, कई बार पुराने बच्चों को, पढ़े हुओं को बुरा लग जाता है कि सर ऐसे कह रहे हैं, या सर तो इसलिए कह रहे हैं कि सर को पढ़ाने को मिलेगा, सर को पैसा। अरे भैया, तुम्हारे इतने पैसे से कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये है कि पिछला तुमने जो 1.5-2 साल इतना पैसा लगाया पढ़े, और आगे चल के टच में ना रहने की वजह से आपका कितना बड़ा नुकसान होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे।
अब सोचिए ओशिनोग्राफी पर, जैसे कि मैं आपको बताया कि मेंस के क्वेश्चंस मैं देता हूं लिखने के लिए, आपको जान के हैरानी होगी, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं देता हूं तब तक तो ये रह रहा कि सर क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन नहीं आए, और जब मैंने क्वेश्चन दिए तो सैकड़ों बच्चों में से 15-20 बच्चों ने ही क्वेश्चन लिखकर भेजा मुझे, आंसर लिखकर। तो कैसे हो जाएगी तैयारी? आप कट रहे हो। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं सर वो ना हमारा आरओ का पेपर है या हमारा यूपीपीसीएस का पेपर है। अरे भैया है तो है, वो पढ़ो, लेकिन जो यूपीएससी मेन टारगेट बनाया हुआ उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए तो 1 घंटा निकालो ना, कि नहीं भाई ये भी करना, छूट ना जाए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि एक नजरिया एक अलग ये बन गया, नहीं सबसे पहले छोटी नौकरी को पालो, फिर जब छोटी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें तो फिर तुम आगे चलकर आईएएस बन सकते हो। अरे भैया, एक बार नौकरी के चक्कर में पड़ गए तो तुमको लग रहा है कि तुम उतना पढ़ने लायक तुम्हारे पास समय होगा? आप कहोगे नहीं सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहुत सारे ऐसे नहीं है, बहुत गिनती के ऐसे लोग हैं। आप देखिए, इंटरव्यू को देखिए, जो लोग पहले जॉब करते थे वो पढ़ने के लिए यूपीएससी फिर जॉब छोड़े, तब जाके उनकी तैयारी हुई। गिनती के लोग होते हैं जो नौकरी करते पे निकालते हैं, वो भी तभी निकाल पाते हैं जब वो कई सालों से उसमें लगे हुए होते हैं, रोज 4 घंटे 5 घंटे देते ही देते, तब उनका क्रैक होता है एग्जाम। लेकिन यहां कौन समझाए, यहां तो शॉर्टकट में सब पड़े हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, अब इससे आगे की चर्चा हम लोग अपनी कल की क्लास में करेंगे। कल क्या है, फ्राइडे है ना, कल की क्लास में कल भी लाइव ही आएंगे, लाइव ही बात करेंगे हम लोग, लाइव ही पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आज जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप पढ़ के पिछला या फिर पढ़ के अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे कल क्लास में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।